हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल में शुरू हुआ, जो अंतरिक्ष में तैरता था। एक घूमते हुए नेबुला की कल्पना करो, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक कॉस्मिक नर्सरी जो सितारों और ग्रहों के निर्माण खंडों से भरी हुई है और जीवन के बीज बो रही है। प्रकाश वर्षों में फैला यह बादल हाइड्रोजन, हीलियम और लंबे समय से मृत सितारों के दिलों में बने भारी तत्वों का एक अराजक मिश्रण था, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। ये तत्व समय के साथ हर चीज के लिए सामग्री बन जाएंगे, जिसे हम जानते हैं, हमारे ग्रह, हमारे सूर्य और यहाँ तक कि हम खुद भी। इस विशाल बादल के भीतर गुरुत्वाकर्षण ने एक मूर्तिकार की भूमिका निभाई, धीरे धीरे इसे आकार दिया। युगों में घनत्व में यादृच्छिक उतार चढ़ाव के कारण कुछ क्षेत्र आपस में टकरा गए और एक नई शुरुआत की नींव रखी। जैसे जैसे ये झुरमुट बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तेज होता गया और भी अधिक गैस और धूल खींचती गई, जिससे उनका आकार बढ़ता गया। यह प्रक्रिया, एक कॉस्मिक स्नोबॉल प्रभाव, हमारे सूर्य के जन्म के पहले चरण को चिह्नित करती है, जो एक नए युग की शुरुआत थी। भाग 2, एक तारे का बर्थ। जैसे ही हमारे नेबुला का केंद्रीय झुरमुट अपने ही भार के नीचे ढह गया, वह घूमने लगा। यह स्पिन कोणीय संवेग के संरक्षण का परिणाम बादल को एक घूमते हुए डिस्क में समतल करने का कारण बना। इस डिस्क के केंद्र में दबाव और तापमान आसमान छू गया। एक बार ठंडी और विसरित गैस एक उग्र नरक बन गई। अंततः जब तापमान और दबाव एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए, तो परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। हाइड्रोजन परमाणु अपार गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ निचोड़े गए, हीलियम में जुड़ गए, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। हमारा सूर्य, एक नवजात तारा, अपने शक्तिशाली प्रकाश से आसपास की डिस्क को रोशन करते हुए अस्तित्व में आ गया। भाग 3, नियति की एक डिस्क। शेष गैस और धूल, जो अब नवजात सूर्य के प्रकाश और गर्मी में नहा रही है, एक विशाल डिस्क में उसके चारों ओर घूमती रही। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में जानी जाने वाली यह डिस्क एक समान से बहुत दूर थी। इसके भीतर विभिन्न क्षेत्रों ने अलग अलग तापमान और घनत्व का अनुभव किया, हमारे सौर मंडल के विविध ग्रहों के गठन के लिए मंच तैयार किया। सूर्य के करीब, जहां तापमान झुलसा रहा था, केवल सबसे दुर्दम्य पदार्थ ही जीवित रह सके। चट्टान और धातु जैसी ये सामग्रियां अंततः आंतरिक चट्टानी ग्रहों में मिल जाएंगी। आगे तथाकथित फ्रॉस्ट लाइन से परे तापमान इतना कम था कि पानी की बर्फ जैसे वाष्पशील यौगिक ठोस रूप में मौजूद रह सकते थे। यह क्षेत्र गैस दिग्गजों और बर्फीली दुनिया का क्षेत्र बन जाएगा। भाग 4, आंतरिक दुनिया आकार लेती है। आंतरिक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर एक अराजक बैले शुरू हुआ, जिसमें धूल और गैस के बादल घूमते रहे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और विकिरण द्वारा चारों ओर घूमते धूल के कण आपस में टकराने और आपस में चिपकने लगे, जिससे छोटे छोटे कण वंत्रित होने लगे। ये टकराव शुरू में यादृच्छिक और दुर्लभ, धीरे धीरे बड़ी और बड़ी वस्तुओं का निर्माण करते थे, जो समय के साथ और भी बड़े होते गए। लाखों वर्षों में ये वस्तुएं धूल के कणों से कंकड़, फिर शिलाखंडों और अंत में ग्रहों के आकार में विकसित हुई, जो अपने आप में एक अद्भुत प्रक्रिया थी, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बड़ी थी और अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जैसे जैसे ग्रह आपस में टकराते और विलीन होते गए, उन्होंने और भी बड़े पिंडों का निर्माण किया। उन्होंने प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण किया, जो आज हम जिन ग्रहों को जानते हैं, उनके भ्रूण के पूर्वज हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। ये प्रोटोप्लैनेट कुछ हमारे चंद्रमा जितने बड़े आसपास की सामग्री को आकर्षित करते रहे, अपने कक्षीय पथों को साफ करते रहे और प्रत्येक टक्कर के साथ बड़े होते गए, जिससे उनका आकार और भी बढ़ता गया। संचय की यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण बिलियर्ड्स का एक ब्रह्मांडीय खेल, जिसमें हर टक्कर का अपना महत्व था, अंततः 4 आंतरिक चट्टानी ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के निर्माण का कारण बना, जो हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। भाग 5, बाहरी क्षेत्र के दिग्गज। फ्रॉस्ट लाइन से परे एक अलग तरह का ग्रह बना, जो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में स्थित है। यहाँ बाहरी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की ठंडी गहराई में बर्फीले धूल के कण आपस में टकरा गए और धीरे धीरे बड़े होते गए, जिससे भविष्य के दिग्गजों के कोर बन गए, जो समय के साथ और भी बड़े होते गए। मुख्य रूप से बर्फ और चट्टान से बने ये कोर ठंडे और कठोर वातावरण में विकसित हुए, आसपास के हाइड्रोजन और हीलियम गैस को आकर्षित करने और धारण करने के लिए जल्दी से पर्याप्त रूप से बड़े हो गए, जिससे वे विशाल गैस ग्रह बन गए। समय के साथ ये गैस दिग्गज बृहस्पति और शनि विशाल आकार में आ गए।
आंतरिक चट्टानी ग्रहों को बौना बनाते हुए और अपने विशाल आकार से उन्हें प्रभावित करते हुए अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के साथ इन ग्रहों ने बाहरी सौर मंडल को आकार दिया। इन विशालकाय लोगों ने बाहरी सौर मंडल में शेष सामग्री को तराशा और उसे व्यवस्थित किया। कुछ वस्तुओं को अंदर की ओर और दूसरी को बाहर की ओर फेंक दिया, जिससे सौर मंडल की संरचना में बदलाव आया, जिससे सौर मंडल की वास्तुकला पर स्थायी प्रभाव पड़ा। आगे यूरेनस और नेपच्यून, जो बाहरी सौर मंडल के और भी दूर स्थित हैं, जबकि बृहस्पति और शनि से छोटे हैं, फिर भी वे महत्वपूर्ण हैं। फिर भी गैस और बर्फ की महत्वपूर्ण मात्रा जमा करते हैं और अपने वातावरण में अद्वितीय तत्वों को शामिल करते हैं। अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ बर्फ के दिग्गज बन जाते हैं, जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 6, मलबे की बारिश। सौर मंडल का निर्माण एक साफ सुथरी और व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी। बचे हुए ग्रह निर्माण उन्माद के अवशेष अभी भी सौर मंडल में बिखरे हुए हैं। छोटे कंकड़ से लेकर बौने ग्रहों तक आकार में ये वस्तुएं नवगठित ग्रहों के लिए निरंतर खतरा पैदा करती हैं। ग्रहों और इन बचे हुए ग्रहों के बीच टकराव आम थे, जिससे ग्रहों और चंद्रमाओं की सतहों पर निशान रह गए, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। ऐसा ही एक टकराव माना जाता है कि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती दिनों में हुआ था। माना जाता है कि उसने सामग्री का एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया था, जो अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण करता था। भाग 7, गुरुत्वाकर्षण का नृत्य। ग्रहों के बनने के बाद भी उनकी गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं ने सौर मंडल को आकार देना जारी रखा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति अपने पड़ोसियों पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता था। इसके गुरुत्वाकर्षण ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट को साफ करने में मदद की। उस क्षेत्र में एक और ग्रह के निर्माण को रोक दिया। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने कॉमेट्सों की कक्षाओं को भी प्रभावित किया। कुछ को सूर्य की ओर अंदर की ओर और दूसरों को सौर मंडल के दूर के इलाकों में भेज दिया। ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण नृत्य आज भी जारी है, यद्यपि बहुत धीमी गति से। अरबों वर्षों में इन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण टगों का ग्रहों की कक्षाओं की स्थिरता और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भाग 8, निरंतर गति में एक सोलर सिस्टम। हमारा सौर मंडल एक स्थिर और अपरिवर्तनीय स्थान होने से दूर एक गतिशील और विकसित प्रणाली है। ग्रह हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य से बंधे अपनी निरंतर कक्षाओं को जारी रखते हैं। धूमकेतु सौर मंडल के निर्माण से बर्फीले अवशेष सूर्य के चारों ओर अपनी आवधिक यात्राएं करते हैं, अपने पीछे गैस और धूल के निशान छोड़ते हैं। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल का पता लगाना और समझना जारी रखते हैं, हम इसके निर्माण और विकास के बारे में अधिक सुराग उजागर करते हैं। प्रत्येक नई खोज चंद्रमा पर क्रेटर से लेकर शनि के छल्लों तक उस गतिशील और जटिल प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है, जिसने ब्रह्मांडीय पड़ोस को जन्म दिया, जिसे हम घर कहते हैं।